हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 2017 में टीचिंग एप्टीट्यूड के पोर्शन में पूछे गए 15 क्वेश्चंस को। डीएलएड के एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इसको 3 पार्ट में कवर करेंगे। आज 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों का सर्वोत्तम मूल्यांकन निम्नलिखित पद्धतियों में से किससे किया जा सकता है? तो विद्यार्थियों का सबसे अच्छा तरीका है मूल्यांकन करने का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, क्योंकि जो अधिगम होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए सतत भी होना चाहिए। सतत मीन्स जो निरंतर चलती रहे, क्योंकि अधिगम के साथ साथ मूल्यांकन भी होने चाहिए। जैसे क्लास में यूनिट टेस्ट होते हैं, एनुअल एग्जाम होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, तो इस तरह से कॉन्टिन्यूसली चलते रहना चाहिए। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है पढ़ाई के साथ साथ जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, उनका भी मूल्यांकन होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा कर रहे हों, तो एक अध्यापक के रूप में आपकी भूमिका क्या होगी? उन विद्यार्थियों को विद्यालय से निकालना। कभी भी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में अगर आप नेगेटिव वाले को निकाल लेते हैं तो फिर सही आंसर को चूज करने में आसानी रहती है। तो बाहर निकालना ये एक नेगेटिव चीज है, तो ये आंसर गलत है। उन विद्यार्थियों को पृथक रखना, ये भी गलत है। उनमें भेदभाव नहीं रखना है, उन्हें ये नहीं जताना है कि आप अच्छे हो, आप गंदे हो, इस तरह की भावना बच्चे में नहीं डालनी है, इससे हीन भावना पैदा होती है। अपनी सत्ता के साथ उस समूह का सुधार करना, उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देना और उनके व्यवहार में सुधार लाना। तो इसका राइट आंसर है कि उन बच्चों को खुद में परीक्षण करने देंगे कि हम में क्या कमी है, जो हम क्यों क्लास को ऐसे जानबूझकर भंग कर रहे हैं। इस आत्म परीक्षण का अवसर देंगे और उनके व्यवहार में सुधार लाएंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मान लें कि एक विद्यार्थी अपनी समस्याओं को अपने अध्यापक के साथ बांटना चाहता है और इसके लिए वह अध्यापक के पास जाता है, तो अध्यापक को विद्यार्थी के माता पिता से संपर्क करके उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए। यह आंसर ठीक हो सकता है, बट सबसे पहले उसे अपने स्तर पर देखना चाहिए। अगर इस तरह का कोई ऑप्शन होगा तो उसे पहले ठीक मानेंगे। अगर इस तरह का ऑप्शन नहीं दिया होगा तो माता पिता से संपर्क करके उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए। ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उसे बताएं कि वो उसके घर कभी ना आए, ये तो नेगेटिव है, ये तो वैसे भी गलत हो जाता है। उसे बताएं कि वो प्रधानाध्यापक से मिले और समस्या का हल करे। उसे पहले खुद के स्तर पर देखना है, फिर उसके बाद माता पिता से संपर्क करना है। उसे युक्ति संगत सहायता दे और उसके मनोबल को प्रोत्साहित करे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उसे युक्ति संगत सहायता दे, खुद से उसे सहायता दे रहा है और उसके मनोबल को प्रोत्साहित करें कि तुम ये चीज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, कार्यशालाएं किसके लिए आयोजित की जाती हैं? तो जो प्रयोगशालाएं हैं, कार्यशालाएं हैं, वो प्रशिक्षण और अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिक सीखने की जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं। यह इसीलिए हो सकता है कि वह छात्र प्रतिभाशाली हैं, धनी परिवारों के हैं। ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि गरीब परिवार का जो है बच्चा वो सीखने की जिज्ञासा ना रखे, बनावटी व्यवहार करते हैं, कक्षा में उद्दंडता पैदा करना चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर है कि वो प्रतिभाशाली हैं, इसीलिए उनमें ज्यादा सीखने की जिज्ञासा है। अगला क्वेश्चन है, अगर कक्षा में एक छात्र लगातार अपनी आंखें रगड़ता है और श्यामपट्ट पर दिए हुए कार्य पर ध्यान नहीं देता है, तो वह है। तो आंखें रगड़ना मीन्स कि उसकी आंखों से संबंधित समस्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा उसे दृश्य समस्या हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का परिशिष्ट है। पाठ्यचर्या सभी शैक्षिक संस्थानों में समान रहती है। तो पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या से रिलेटेड ही ऑप्शन दिए हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या क्या होती है। तो पाठ्यचर्या जो होती है उसे कहते हैं करिकुलम, जिसमें जो क्लास में पढ़ाई जाने वाली चीजों के साथ साथ उसमें जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं वह भी शामिल होती हैं। और पाठ्यक्रम होता है जो सिलेबस हमें पढ़ना होता है, जो विषय वस्तु हमें पढ़ना होता है। तो जो पाठ्यचर्या है वो विस्तृत रूप है और पाठ्यक्रम उसका एक परिशिष्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है,
शिक्षक होने पर मैं अपनी कक्षा के उन विद्यार्थियों को पसंद करूंगा या करूंगी जो कक्षा में क्रियाशील हो, उच्च परिवार से संबंधित हो, इससे कोई मतलब नहीं है, सुंदर व आकर्षित हो, इससे भी मतलब नहीं है, आज्ञाकारी हो सकता है, बट इसका सबसे सही आंसर होगा कि कक्षा में जो एक्टिव होते हैं उन बच्चों को पसंद करूंगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न विधियों में शिक्षण की कौन सी ऐसी विधि है जिसमें कि हम छात्रों को अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर दे सकते हैं? तो प्रदर्शन विधि, निगमन, प्रश्नोत्तर, विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर है कि प्रश्नोत्तर विधि, जिसमें क्या होता है, टीचर क्वेश्चन पूछता है, बच्चा आंसर देता है, या फिर बच्चा भी टीचर से बीच बीच में क्वेश्चन पूछ सकता है जो उसे समझ में नहीं आया। तो इससे बच्चे सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित ना हो तो एक अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे? छात्रों को उनकी अनुपस्थिति के लिए दोषी ठहराएंगे। गलत ऑप्शन है। कभी भी कोई भी नेगेटिव चीज नहीं करनी। छात्रों की वर्तमान अभिवृत्ति को देखते हुए चुप रहेंगे, चुप भी नहीं रहेंगे, पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये भी ऑप्शन गलत है। अध्यापन की कुछ रुचिकर विधियों का प्रयोग करने के बारे में सोचेंगे। ये तब सोच सकते हैं जब हमें कारण पता चलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा, कारणों को जानने तथा उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, छात्रों में वे अध्यापक लोकप्रिय होते हैं जो उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं। मीन्स कि बच्चे की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है, उसकी कुछ जिज्ञासा है जानने की, तो उनको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी कक्षा कक्ष के वातावरण का मूल तत्व है शिक्षण सामग्री की विविधता, शिक्षक छात्रों की सजीव अंतःक्रिया, संपूर्ण शांति, सख्त अनुशासन। तो इसका राइट आंसर है कि जब बच्चे और जो स्टूडेंट है उनके बीच में सजीव अंतःक्रिया होगी तो एक क्लास जो है वो प्रभावी बन सकती है। अगला क्वेश्चन है, यदि कक्षा के पहले दिन छात्र किसी अध्यापक को स्वयं का परिचय देने के लिए कहे तो अध्यापक को चाहिए कि वह क्या करेगा कि संक्षेप में अपने बारे में बताएगा, क्योंकि लंबा चौड़ा बताने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में उसे बताएगा, मतलब क्लास को बताएगा अपना परिचय। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक बार बार मूल्यों की बातें करें, स्वयं उन पर आचरण करें, महान व्यक्तियों की कहानी सुनाए, देवी देवताओं की बात करें। तो इसका राइट आंसर है कि स्वयं उन पर आचरण करें। ये वाला क्वेश्चन जो है 2014 के पेपर में भी पूछा गया था। तो क्वेश्चन का जो है रूप बदल दिया जाता है, क्वेश्चन उसी टाइप से पूछे जाते हैं, क्योंकि जब टीचर जो है स्वयं आचरण करेगा तो बच्चे भी उससे देखेंगे कि हाँ हमारे टीचर इस तरह का आचरण करते हैं, तो उनमें भी वही गुण आता है, क्योंकि बच्चे अनुसरण करते हैं बड़ों का। अगला क्वेश्चन है, यदि छात्रों के एक समूह में कुछ मंदबुद्धि और कुछ प्रतिभाशाली छात्र हैं तो अध्यापक के लिए क्या करना बेहतर होगा? शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखना ताकि मंदबुद्धि छात्र ऊपर उठकर बराबरी पर आ जाए। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि कुछ मंदबुद्धि बालक हैं तो वो जरूरी नहीं है कि कुछ बच्चे तो चलो आगे बढ़ सकते हैं बट कुछ बच्चे नहीं बढ़ पाएंगे, तो ये ऑप्शन गलत है। शिक्षण के स्तर को नीचा रखना ताकि प्रत्येक छात्र समझ सके। अब अगर इसमें प्रतिभाशाली बालक हैं तो अगर शिक्षण का स्तर ज्यादा ही नीचा रख देंगे तो उन्हें क्लास में नीरसता आएगी, कोई इंटरेस्ट नहीं जगेगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। शिक्षण को मध्यम स्तर पर रखना ताकि प्रतिभाशाली जो छात्र हैं उनको अधिक नीरस ना लगे, तो ये ऑप्शन ठीक है, क्योंकि मध्यम स्तर का रखेंगे तो जो मंदबुद्धि है वो भी सीख पाएगा और जो प्रतिभाशाली हैं उनको भी नीरस नहीं लगेगा। और मंदबुद्धि छात्रों के लिए अतिरिक्त शिक्षण का प्रबंध करना चाहिए, तो ये भी सही है, क्योंकि मंदबुद्धि छात्रों के लिए हर स्कूल में जो है रेमेडियल टीचिंग चलती है। जो बच्चे कमजोर होते हैं उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3rd and 4th, ऑप्शन सी 3rd and 4th। आज हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन करे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। अगले पार्ट में हम इसके आगे के जो 15 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।